So Article 13 of the Indian Constitution, the definition is laws inconsistent with or in derogation of the FR, that is fundamental rights. दैट्स मीन अगर कोई भी लॉ ऐसी होती है जो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करती है या उससे इनकन्सिस्टेंट होती है, उससे इनडेरोगेटरी होती है, तो वो लॉ इनवैलिड या नल एंड वॉइड कर दी जाएगी. ठीक है, मतलब बेसिक मीनिंग तो यार इसका यही है. उसके बाद जो क्लॉज 1 है, इसको ऐसे पढ़ते हैं 13 आर्टिकल 13 क्लॉज 1, आर्टिकल 13 क्लॉज 2, आर्टिकल 13 क्लॉज 3, आर्टिकल 13 क्लॉज 3 और आर्टिकल 13 क्लॉज 4. ओके, ये बेसिकली कुछ ऐसे पढ़ते हैं. तो आर्टिकल 13 क्लॉज 1 में क्या लिखा है? ऑल लॉ इन्फोर्स इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया. व्हाट डज मीन? ऑल लॉज इन्फोर्स इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया इमीडिएटली बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. दैट इज़ कि ऑल लॉज मीन्स जितनी भी लॉज हैं जो विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडियन है, इंडियन टेरिटरी के अंदर जो भी लॉज थी, कब? बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का कमेंसमेंट कब हुआ था? 26 जन 1950. मतलब 26 जन ऑफ 1915 से पहले जितनी भी लॉज थी जो कि इन्फोर्स थी विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, ये उसके बारे में बात कर रहा है. इन सो फार एज दे आर इनकन्सिस्टेंट विद द प्रोविजन ऑफ दिस पार्ट. ऑफ विच पार्ट? दिस पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ओके, shall to the extent of such inconsistency be void. Shall to the extent of such inconsistency be void. That is कि प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज, जो भी प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज हैं, दैट इज़ लॉज बिफोर 26 जन 1950, अगर उनमें से कोई भी लॉ पार्ट 3 दैट इज़ फंडामेंटल राइट्स के वायलेट कर रही होंगी, तो वो लॉ क्या? इनवैलिड हो जाएगी, नल एंड वॉइड हो जाएगी. टू द एक्सटेंट ऑफ inconsistency be void. Okay, so this is what article 13 clause 1. article 13 clause 2 में कहता है state shall not make any law which takes away or abridges the right confer of this part means part 3, or any law made in contravention of this clause shall to the extent of contravention be void. That is state shall not make any law, that is post constitutional law, that is after 26 Jan 1950. स्टेट कोई भी ऐसी लॉ नहीं बनाएगा, shall not make any law that takes away, जो कि टेक्स अवे करे और अब्रिज करे किसको? पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज फंडामेंटल राइट्स. और एनी लॉ इफ बाय द वे स्टेट made any law that is in contravention to the clause to this clause is shall to the extent of contravention be void. That is अगर स्टेट कोई ऐसी लॉ बना देता है जो पार्ट 3 को किसी राइट्स को अब्रिज कर रही है या उनको टेक अवे कर रही है, देन दैट लॉ विल बी नल एंड वॉइड. ओके, दिस इज अबाउट द पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द आर्टिकल 13 क्लॉज 3. So in article 13 clause 3, it is written that in this article unless the context otherwise required. So article 13 that is the meaning of law. So हम लोग ऊपर भी पढ़ रहे थे all laws, यहाँ पे भी 13 में भी state shall not make any law. तो ये लॉ है क्या? तो ये लॉ है ना, इनकी मीनिंग कहाँ पे डिफाइन की गई है? ये गई है आर्टिकल 13 सब क्लॉज 3 में है. तो क्या है? लॉ इंक्लूड्स ऑर्डिनेंस. स्टेट कोई ऐसा ऑर्डिनेंस भी नहीं बना सकता, चाहे वो ऑर्डर हो, चाहे बाई लॉ हो, चाहे रूल्स हो, चाहे रेगुलेशंस हो, चाहे नोटिफिकेशन हो, चाहे कस्टम्स हो, चाहे यूसेजेस हो. ओके, हैविंग इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया फोर्स ऑफ लॉ. दैट इज और डेफिनेशन है ना, एक वाइडर कवरेज है, जिससे कि स्टेट कुछ भी ऐसा ना कर सके जिससे जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं उनको टेक अवे और अब्रिज करे. ठीक है, ऐसे ही लॉ इन्फोर्स इंक्लूड्स what? Law passed or made by the legislatures, laws passed or made by the legislature or other competent authority in the territory of India before the commencement of the constitution, not previously repealed. The law enforced include, that is the before the commencement of this constitution, not previously repealed. Any such law or any part therein may not be then in operation either at all or in particular area. Okay,
Now, then there comes the Article 13, Clause 3, Subclause B. That is law enforced. Law enforced includes law passed or made by the legislatures or the competent authority in the territory of India before the commencement of the constitution. Basically, India inherited thousands of law, है ना, India inherited thousands of law from where? From British rule, provincial government. Thus, the constitution need to clarify which old law would continue. Thus, Article 13, Clause 3, Subclause B defines law in force. Okay. What is the meaning of laws in force? The laws in force basically includes what? That laws जो कि एग्जिस्टिंग है बिफोर 26 जैन 1950, जो कि रिपील्ड नहीं हुई हैं, इवन इफ नॉट ऑपरेशनल एंड इवन, मतलब कि ऑपरेशनल है भी नहीं तो भी, और टेम्परेरी इनएक्टिव हैं या अप्लाइड ओनली इन सम रीजन्स तो भी, ठीक है। अब ये क्लॉज इतना नेसेसरी क्यों है? क्योंकि विदाउट दिस क्लॉज, अगर ये क्लॉज नहीं होता तो देयर कैन बी अ लीगल वैक्यूम would arise after constitution begin, okay, because administration will collapse. Therefore old law continued temporarily. Old laws थी वो temporarily continued रही, but they all were subject to what? Fundamental rights. Okay. 13 clause 4. Article 13 clause 4. Nothing in this article shall apply to any amendment of this constitution made under article 368. Basically ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, ये 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1971 में ये इंसर्ट किया गया था। सिंपली जो मीनिंग है इसका आर्टिकल 13 क्लॉज 4 का ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, जो भी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 368 के अंडर जो भी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट मेड करे गए हैं, उनको आप अंडर आर्टिकल 13 चैलेंज नहीं कर सकते। मतलब अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है जो अंडर आर्टिकल 368 है, उसको आप अंडर आर्टिकल 13 चैलेंज नहीं कर सकते। मतलब कि अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज नॉट ट्रीटेड एज एन ऑर्डिनरी लॉ फॉर आर्टिकल 13 पर्पस। समझ के? मतलब सिंपल मीनिंग में सुनो, पार्लियामेंट ने ट्राई किया कि इंश्योर करे दैट द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आर आउटसाइड द स्कोप ऑफ आर्टिकल 13। क्यों? क्योंकि ये ना एक डिबेट है, एक डिबेट भी है इस पे कि आर्टिकल 13 वर्सेस आर्टिकल 368। सो ये डिबेट जाके एक बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्रिन जो केशवानंद भारती केस है ना, ये उस पे जाके फिनिश होती है। तो ये डिबेट ना हम नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे, बट इसमें मैं ओवरव्यू यहाँ पे दे सकता हूँ कि बेसिकली था क्या। बेसिकली था ये कि आर्टिकल 13 क्लॉज 4 इंसर्ट हुआ, कब हुआ? 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1971। वाई? बेसिकली एक कन्फ्लिक्ट था, एक टसल थी बिटवीन द पार्लियामेंट एंड जुडिशरी, और द बेसिक क्वेश्चन था वो ये था कि जो पार्लियामेंट है, कैन पार्लियामेंट अमेंड द फंडामेंटल राइट्स और नॉट? एक बेसिक टसल थी बिटवीन में कि पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट्स को अमेंड कर सकती है या नहीं कर सकती है। तो इनिशियल स्टेट में क्या हुआ कि एक केस था शंकरी प्रसाद सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो इस केस में क्या हुआ कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को इस केस में बोला गया, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है वो लॉ नहीं है अंडर आर्टिकल 13। तो यही तो पार्लियामेंट चाहता था, तो पार्लियामेंट को यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स को अमेंड करने की पावर मिल गई। फिर उसके बाद कुछ सालों बाद फिर एक केस हुआ सज्जन सिंह का केस वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। उसमें भी सेम पोजीशन को कंटिन्यू किया गई जो कि सज्जन सिंह में शंकरी प्रसाद में बोला गया था कि पार्लियामेंट उसको अमेंड कर सकती है फंडामेंटल राइट्स को। बट फिर एक मेजर कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज हुआ। देयर कम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट केस, दैट इज गोलकनाथ जजमेंट, आईसी गोलकनाथ जजमेंट वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। इस केस में क्या हुआ ना कि गोलकनाथ ने बोला कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हैं वो लॉ है अंडर आर्टिकल 13, और अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को लॉ की तरह ट्रीट किया जाता है अंडर आर्टिकल 13, देन दैट्स मीन कि पार्लियामेंट कैन नॉट अमेंड फंडामेंटल राइट्स इफ अमेंडमेंट अब्रेजेस और टेक अवे दोज राइट्स। समझ गए? मतलब कि यहाँ पे ना गोलकनाथ केस में पार्लियामेंट की अमेंडिंग पावर पे रिस्ट्रिक्शंस लगा दी। ठीक है, अब हुआ क्या? तो एक बहुत मतलब इसके बाद इस जजमेंट ने क्या किया कि पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी बन गई, कॉन्स्टिट्यूशनल डेडलॉक हो गया, क्योंकि गवर्नमेंट क्या चाहती थी? गवर्नमेंट चाहती थी
कि पार्लियामेंट के पास पावर हो, किस लिए, टू इम्प्लीमेंट सोशल इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, है ना, क्योंकि उस टाइम पे ना लैंड रिफॉर्म्स, रिडिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसीज़ और बहुत सारे अबॉलिशन ऑफ ज़मींदारी ऐसी ऐसी चीज़ें करने के लिए वो था। क्यों, पर क्योंकि सोशल इकोनॉमिक रिफॉर्म करने के लिए गवर्नमेंट चाह रही थी और इधर फंडामेंटल राइट्स थे, तो दोनों में टसल चल रहा था, जुडिशरी और पार्लियामेंट में। तो फिर पार्लियामेंट ने कहा कि चलो हम करते हैं कुछ। तो पार्लियामेंट ने गोलकनाथ के जो जजमेंट था उसको, तो पार्लियामेंट ने क्या किया, तो गोलकनाथ का जो जजमेंट था, तो पार्लियामेंट ने क्या किया, पार्लियामेंट ने पास किया 24th ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1971 में। तो 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था कि वो चाहता था कि जो आईसीजे गोलकनाथ में जो ये जजमेंट दिया था कि जो रिस्ट्रिक्शंस लगाई थी, तो 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में पार्लियामेंट में किया गया कि पार्लियामेंट की अमेंडिंग पावर को रिस्टोर किया और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को आर्टिकल 13 से एक्सक्लूड कर दिया और फंडामेंटल राइट को अमेंडेबल बना दिया हमें कि अब पार्लियामेंट अमेंड कर सकती है भाई। उसके बाद आर्टिकल 24th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में एक चीज़ और हुई कि आर्टिकल 13 क्लॉज 4 ऐड हुआ और अमेंडमेंट हुआ आर्टिकल 368 में। मैं इसकी कॉपी आपको नीचे ऐड कर दूंगा, आप वहाँ से पढ़ सकते हो, ठीक है। तो आर्टिकल 13 क्लॉज 4 ने क्या किया कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, बेसिकली जो कोर इफेक्ट था आर्टिकल 13 क्लॉज 4 का वो ये है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है वो एक ऑर्डिनरी लॉ नहीं है अंडर आर्टिकल 13, देयरफॉर दे कैन नॉट बी इनवैलिडेटेड मेयरली बिकॉज दे अफेक्ट फंडामेंटल राइट। मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू अगर पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट्स को टेक अवे कर रही है या ब्रिज कर रही है तो वो मेयरली आर्टिकल 13 के बेसिस पे आप उनको नल एंड वॉइड नहीं कर सकते। तो ये चीज़ ना, ये टसल बना ही रहा हमेशा, फिर मतलब ये काफ़ी टाइम तक चला, ये कॉन्स्टिट्यूशनल कन्फ्लिक्ट सा बन गया और एक टसल थी। मतलब इसको काफ़ी नामों से बोलते हैं, कुछ लोग बोलते हैं आर्टिकल 13 वर्सेस आर्टिकल 360 की डिबेट है, कुछ पार्लियामेंट वर्सेस जुडिशरी बोलते हैं। तो फिर एक, क्योंकि इनिशियली ना पार्लियामेंट ये बिलीव करती थी कि फिर इस अमेंडमेंट के बाद मैं कहीं और चला गया था। इस अमेंडमेंट के बाद क्या हुआ कि एक अनलिमिटेड पावर हो गई ना, क्योंकि इस अमेंडमेंट ने तो ये बोल दिया कि भाई एक अनलिमिटेड पावर सी हो गई अब इनके पास। बट उसके बाद एक केस आया, केशवानंद भारती, केस ऑफ स्टेट ऑफ वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। ये एक 13th जज बेंच थी। तो बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था कि पार्लियामेंट कैन अमेंड फंडामेंटल राइट, पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट को अमेंड कर सकती है, बट पार्लियामेंट कैन नॉट डिस्ट्रॉय द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और बेसिक स्ट्रक्चर, this is the judgment, like KVC is the judgment that give birth to the basic structure doctrine, the greatest limitation of parliament's amending power. Basically what is basic structure doctrine? It is a limitation on parliament's amending power, that is कि आप करो अमेंडमेंट बट कुछ इसेंशियल फीचर्स हैं आप उनको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। और इसके हुआ क्या कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट मतलब जो अब फिर तो केशवानंद भारती के पास क्या हुआ कि आर्टिकल 13 क्लॉज 4 तो वैलिड हुआ, बट पार्लियामेंट की पावर एब्सोल्यूट नहीं थी। पार्लियामेंट की पावर एब्सोल्यूट नहीं है। आर्टिकल 13 क्लॉज 4 है, इसको तो केशवानंद भारती केस में ये बोला गया कि ये तो वैलिड है, बट पार्लियामेंट की पावर आर नॉट एब्सोल्यूट, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आर नॉट आउटसाइड द आर्टिकल 13 स्कोप, येट दे आर सब्जेक्ट टू व्हाट, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। तो जुडिशियल रिव्यू है वो